लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप साउथ एशियन रीजन में यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखिए तो आपको पता चलेगा यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी टॉप 5 कंट्रीज बनते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने देश में आपको नोट करनी है कि यूक्रेन हैज नॉट बीन अ बायर, ठीक है, क्योंकि 2022 से जब से लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन को मदद के तौर पे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा आर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी चर्चा का मुद्दा है सिप्री ईयरबुक 2025। हर साल सिप्री की रिपोर्ट आती है विच गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस साल की जो रिपोर्ट आई है 2025 की आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी इसका थीम था, जहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई है कनेक्टेड टू इंडिया एंड पाकिस्तान। आज हम लोग इस डिस्कशन में इस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे। जो भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। मेंस के जो भी एस्पिरेंट है इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को नोट करें, मेंस के आंसर्स में इस्तेमाल करें टू ऐड वैल्यू टू योर आंसर्स। तो चलिए एनालाइज करते हैं सिप्री ईयरबुक 2025 फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक डेटा हम लोग गैदर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट इज दिस सिप्री? SIPRI, इट स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिप्री स्टैंड्स फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वेयर इज दिस स्टॉकहोम? ये स्टॉकहोम कहां आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियन सिटी है, कई सारे कन्वेंशंस, अग्रीमेंट्स यहां पे साइन हुए हैं। डू लेट मी नो इन विच कंट्री डज स्टॉकहोम कम। सिप्री was set up as an international institution in 1966। जैसे कि मैंने बताया आपको, सिप्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च चलता है, इंपॉर्टेंट डेटा वो कोलेक्ट करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हर साल रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस किस तरह से मूव कर रहे हैं, आर्म्स कंट्रोल के बारे में, अलग अलग जो हमारी ट्रीटीज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है फॉर पॉलिसी मेकर्स, फॉर रिसर्च एनालिस्ट्स and for academicians, that is people who are involved in academics, and for students as well। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बहुत जरूरी बन जाती है। तो चलिए इस साल की रिपोर्ट में एंटर करते हैं और जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जैसे फर्स्ट and the biggest theme in this particular report is a new nuclear arms race is on। अभी तक की हमारी जो धारणा रही है कि जो हमारे परमाणु हथियार है उनके लिए कई सारी कंट्रोल ट्रीटीज आई है, एनपीटी आई है, सीटीबीटी आई है, पीटीबीटी आया है, रीसेंट टाइम्स में भी टेस्ट बैन ट्रीटी आया हुआ है। लेकिन इन सारे ट्रीटीज के बावजूद, इन सारे एग्रीमेंट्स के बावजूद कहीं ना कहीं पूरे विश्व में न्यूक्लियर वेपन्स का जो नंबर है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। 2024 में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स आर ऑन राइज, ये बताती है ये रिपोर्ट। अगर आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें, दिस इज द इंफॉर्मेशन। अगेन जनवरी 2025 तक किन किन देशों के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं? देयर आर 9 न्यूक्लियर पावर्स। इनके पास वॉरहेड्स कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप जानते हैं कि कोल्ड वॉर के समय से ही यूएसए और यूएसएसआर के बीच कंटिन्यूसली एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस लगी हुई थी। ऑफ कोर्स उनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड होंगे, लेकिन यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप साउथ एशियन रीजन में यहां पे थोड़ा सा जूम करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि भारत के पास 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, एंड पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि अभी तक ये माना जाता था कि पाकिस्तान के पास ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, बट दिस रिपोर्ट सजेस्ट दैट इंडिया हैज हायर नंबर ऑफ वॉरहेड्स इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। अगेन दिस इज द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज हु हैव न्यूक्लियर वॉरहेड्स। यूएसए, रशिया न्यूक्लियर रेस में लगे हुए थे, आप जानते हैं। यूके, फ्रांस, चाइना तो P5 नेशंस के पास तो है ही, इसीलिए हम लोग जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उसको डिस्क्रिमिनेटिव मानते हैं, उसको हम लोगों ने साइन नहीं किया क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए और दूसरों को बोला कि डेवलप नहीं करना है। लेकिन जो दूसरे देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान इन साउथ एशिया, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल, अगर आप देखोगे नंबर्स यहाँ पे, इंडिया स्टैंड्स एट 180, पाकिस्तान एट 170। ऑफ कोर्स सबसे टॉप में जो आएंगे यूएसए, रशिया, इनकी तो आर्म्स रेस चलती रहती है। यहां पे जो टोटल वॉरहेड्स है ना, दिस इंक्लूड्स डिप्लॉयड, स्टोर्ड एंड रिटायर्ड वॉरहेड्स। अब डिप्लॉयड वॉरहेड्स का मतलब क्या है? आपके जो वॉरहेड्स हैं ये किसी ना किसी मिसाइल पे, किसी न किसी डिलीवरी सिस्टम पे ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। स्टोर्ड वॉरहेड का मतलब अभी इन्हें डिलीवरी सिस्टम्स पे डिप्लॉय करना है। तो यू हैव चाइना ऑल्सो, चाइना हैज मोर देन 500 स्टोर्ड वॉरहेड्स, ठीक है।
सो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंडिया इज अहेड ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा सिप्री रिपोर्ट हमें हाईलाइट करके बताती है कि ग्लोबल स्टॉक जो है 2024 तक का जो फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, at the global level highly enriched uranium it stands at 1240 ton and separated plutonium stands at 565 tons। और ये रिपोर्ट ऑब्जर्व करती है कि ग्लोबल स्टॉक ऑफ फिजाइल मटेरियल्स इट इज कंटिन्यूअसली ऑन राइज एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ दिनों में खबरों में जरूर देखा होगा कि ईरान के पास भी स्टॉक पाइल कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ जा रहा है। अपेरेंटली मोर देन 400 kg ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम इज देयर विद देम एज वेल। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि एनरिच्ड फ्यूल की मात्रा कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई जा रही है, इसीलिए कहीं ना कहीं नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो चुका है या फिर न्यूक्लियर आर्म्स रेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। इसके अलावा रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि 2024 में बहुत सारे जो एरियाज हैं वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो चुके हैं और फेटैलिटीज काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। 2024 में इफ यू लुक एट द मेजर आर्म कॉन्फ्लिक्ट 10,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पीपल हैव 10,000 मोर देन 10,000 पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स इन दीज कॉन्फ्लिक्ट्स। द मेन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स आर अफ्रीका, आप देख सकते हो, सूडान हो गया, इथियोपिया में हो गया, रवांडा, दीज आर सम ऑफ द एरियाज। यूक्रेन वॉर इज गोइंग ऑन सिंस February 2022, यहाँ पे भी काफी फेटैलिटीज हो रही है। म्यांमार इज देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी रिसेंटली सॉ दी इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटी एज वेल। आर्मीनिया अजरबैजान का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कुछ सालों पहले, लेकिन 2024 की बात करें, दीज आर द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। इसके अलावा एक ट्रेंड जो ऑब्जर्व किया गया इन टर्म्स ऑफ आर्म्स ट्रांसफर, यानी कि जो भी हथियार बना रहा है और जो हथियार जो बेच रहे हैं, यानी एक जगह से हथियार जो मूव हो रहे हैं, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पिछले 15 सालों में इफ यू लुक एट द डेटा फ्रॉम 2010 टू 2025 अप्रोक्सीमेटली 2024 कंटिन्यूअसली ये राइज हो रहा है। बीच में अगर आप ट्रेंड देखोगे देयर वाज अ स्लो डाउन स्पेशली फ्रॉम 1995 टू 2005, बट फ्रॉम दैट टाइम आर्म्स ट्रांसफर हैज बीन वेरी हाई। इसका मतलब क्या है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी डायलेमा बढ़ता हुआ जा रहा है और इस सिक्योरिटी डायलेमा की वजह से अलग अलग देश ज्यादा से ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोक्योर कर रहे हैं। और कौन इसको सप्लाई कर रहा है, इसको सप्लाई अगर कौन कर रहा है देखना है आपको, तो सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं 10 major producers of arms and ammunition, majorly you will find them in United States of America। देखोगे लॉकहीड मार्टिन, आरटीएक्स, नॉर्थरॉप, बोइंग, जनरल डायनेमिक्स, टॉप 5 कंपनीज फ्रॉम यूएसए ओनली। उसके अलावा बीएई सिस्टम से यूके का, रॉस्टेक है रशिया का, एंड चाइना हैज आल्सो एंटर्ड और चाइनीज कंपनीज हैव आल्सो एंटर्ड इन टॉप 10 इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। इसका मतलब क्या है, ये नेट एक्सपोर्टर्स होंगे आर्म्स एंड एम्युनिशंस के। तो अगली अगर हम लोग डिटेल देखें तो पता चलेगा ग्लोबल शेयर में कौन मेन सप्लायर्स है, इसको आप ऑब्जर्व करें, कौन सप्लायर्स हैं और कौन मेजर इंपोर्टर्स हैं। अगर आप देखोगे सप्लायर ग्रुप में नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, यहां पे आपको यूएसए रशिया तो मिलना ही मिलना है, बट सेकंड नंबर पे फ्रांस है इन 2024। यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी टॉप 5 कंट्रीज बनते हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि अपने देश में असला, गोला बारूद, आर्म्स एम्युनिशंस बना रहे हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेजर इंपोर्टर्स पे कौन होगा, यहां पे भी आपको कोई प्राइजेस नहीं मिलेंगे गेस करने के लिए, इंडिया तो होना ही है टॉप 5 में, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे यूक्रेन। लेकिन यहां पे एक चीज आपको नोट करनी है कि यूक्रेन हैज नॉट बीन अ बायर, ठीक है, क्योंकि 2022 से जब से लड़ाई शुरू हुई है यूक्रेन को मदद के तौर पे जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो बहुत ज्यादा आर्म्स ट्रांसफर कर रहे हैं। अब इसमें अगेन इंडिया कम्स एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ बाइंग, तो खरीदने में अभी भी इंडिया टॉप में ही है, बट ओवरऑल इंडिया में इंपोर्ट्स का शेयर नंबर 2 पे आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप एक्सपोर्टर्स, टॉप 5 एक्सपोर्टर्स आर यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी, और ये जो 5 एक्सपोर्टर्स है दे अकाउंटेड फॉर 71% ऑफ कंप्लीट एक्सपोर्ट्स। इसके अलावा मेजर इंपोर्टर्स में एज आई टोल्ड यू यूक्रेन, इंडिया, कतार, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान। यूक्रेन को जो मेजर इंपोर्ट्स हैं दैट इज मेनली एज एड, नॉट exactly as buying, तो India still is one of the largest buyers in the world, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब भी डिफेंस के बारे में बात करते हैं, डिफेंस इंडिजनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग एक बहुत बड़े इंपोर्टर है और कहीं ना कहीं हम लोग इन इंपोर्ट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में प्राइवेट सेक्टर जो है डिफेंस में उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये आपको नोट करना है। उसके बावजूद वी आर स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ आर्म्स एंड एम्युनिशंस। इसके अलावा नोट करना है, अगर मिलिट्री बिल्डअप के पर्सपेक्टिव से देखें और मिलिट्री स्पेंडिंग को हम लोग देखें तो साउथ एशिया में
ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा स्पेंडिंग चाइना कर रहा है। चाइना इज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, फर्स्ट इज यूएसए, सेकंड स्पेंडर है ये। इन्होंने एस्टिमेटेड इनका जो 7% राइज हुआ था पिछले ईयर के कंपैरिजन में, $314 बिलियन का इनका डिफेंस का बजट था। एंड चाइना अकाउंटेड फॉर 50% ऑफ ऑल मिलिट्री स्पेंडिंग इन द एशिया ओशियाना रीजन, यानी कि चाइना इज कंटिन्यूसली मॉडर्नाइजिंग देयर मिलिट्री, मॉडर्नाइजिंग देयर आर्म्स एंड एम्युनिशंस। इंडिया का भी मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफी हाई रहा है। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग, और इंडिया का भी जो ग्रो हुआ है 1.6% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वी स्टैंड एट $86 बिलियन। अब इसी चीज से आपको क्लियरली पता चलेगा आगे चल के, अगर हम लोग सिपरी रिपोर्ट्स के बारे में अनुमान लगाए इन 2026-27, साउथ एशियन रीजन जो है ना, इट इज गोइंग टू बी फोकस एरिया इन सिपरी रिपोर्ट्स फॉर श्योर। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने अभी रिसेंट 4-डे कॉन्फ्लिक्ट देखा, इंडिया पाकिस्तान का, इंडिया चाइना की बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इन साउथ एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इन द ओशियाना रीजन, we see that there is security dilemma increasing, there is competition going on, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो गए, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हो गए, वो बिलीव करते हैं कि इन दिस एरिया, इन द एशिया पैसिफिक रीजन, मिलिट्री कैपेबिलिटीज एडवांस काफी हो रहे हैं। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली है इस रिपोर्ट में, जापानीज मिलिट्री स्पेंडिंग भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेनली बिकॉज ऑफ द थ्रेट फ्रॉम द चाइनीज। इसके अलावा अगर हम लोग देखें जो दूसरे थीम्स हैं, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अभी तक का सक्सेसफुल डिसआर्मामेंट एक मीन्स रहा है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997 में आया था। बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इट केम इन 1975, यानी कि एनफोर्समेंट हुई 1997-1975 में। ये काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं बहुत हद तक, लेकिन कुछ कुछ इंसिडेंट्स इस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल प्रेडोमिनेंटली सीरिया में केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ 2024 में करके इस रिपोर्ट में बताया गया। बायोलॉजिकल वेपन्स के बारे में अगेन रशिया का यहाँ पे नेम जरूर मेंशन है। रशिया के आप जानते हो कई सालों से रशियन नर्व एजेंट अटैक्स अपनी खबरों में देखे होंगे, तो इनके बारे में मेंशन है। बट ओवरऑल केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन यूसेज has been, again disarmament has been successful। इनका यूसेज कम है, बट कुछ एग्जाम्पल जरूर दिए हुए है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से पता चलती है एआई के बारे में। अब ये तो हम लोग अनुमान लगा ही सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हर 2 दिन में हमें खबर मिलती है। एवरी ऑल्टरनेटिव वी गेट द न्यूज ऑफ दिस एआई इज डेवलप्ड, दैट एआई इज डेवलप्ड। एआई और टेक्नोलॉजी इस तरह से इवॉल्व हो रही है कि मिलिट्री में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। ये रिपोर्ट हमें आगाह करती है कि आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इंटीग्रेशन होगा वो न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स में भी हो सकता है, जिससे कि और भी खतरा बढ़ सकता है। ऑलरेडी ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स आर इवॉल्विंग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल फाइट्स हैव बीन सीन रिसेंटली, ड्रोन वॉरफेयर वी हैव सीन इन मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स, अजरबैजान आर्मीनिया हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, यूक्रेन रशिया हो गया, एवरीवेयर वी हैव सीन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सो मिलिट्री एआई इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री इज गोइंग टू राइज कंटिन्यूअसली। इसके अलावा अगर आप देखो साइबर ट्रेंड्स के बारे में इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है कि साइबर अटैक्स आर आल्सो इवॉल्विंग मल्टीपल एरियाज पे, गाजा हो गया, सूडान हो गया, यूक्रेन हो गया, हर जगह पे साइबर थ्रेट्स आर आल्सो इवॉल्विंग। देयर हैज बीन अ राइज इन साइबर क्राइम इवेंट्स एट अ अनप्रेसिडेंटेड लेवल, और इसको भी एक वॉरफेयर का टूल माना जा रहा है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो नए डायमेंशंस आ रहे हैं वॉरफेयर के, साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऑटोनोमस वॉरफेयर यानी कि ड्रोन वॉरफेयर, ये सारी थीम्स हैं ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एंड वी माइट एक्सपेक्ट मोर डिटेल्स ऑन दिस इन दी फ्यूचर सिपरी रिपोर्ट्स श्योर। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट है अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस सेक्टर। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि रशिया की न्यूक्लियर एंटी सैटेलाइट वेपन फरवरी 2024 में अपैरेंटली टेस्ट की गई थी। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर डिस्कशन दैट इज स्पेस बीइंग मिलिटराइज्ड। तो स्पेस मिलिटराइजेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। ऑलरेडी बहुत सारे यूनाइटेड नेशंस के अंडर कन्वेंशंस है, एग्रीमेंट्स है, बट कहीं ना कहीं इनको नहीं पालन किया जा रहा है, इनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। कंट्रीज आर नॉट बीइंग कंप्लायंट एंड इन फ्यूचर we might be looking at more and more weaponization and militarization of space. So this is the gist or the idea of SIPRI report. Again, मैं जाने से पहले आपको ओवरऑल एक ट्रेंड समझा देता हूं ताकि आंसर राइटिंग में आपको मदद हो जाए। इस रिपोर्ट को इन 6 पॉइंटर्स में हम लोग एक कवर कर सकते हैं।
आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। पहला है कि नया न्यूक्लियर आर्म्स रेस जारी है। सारे के सारे 9 देश जो हैं, यू डू अंडरस्टैंड हु आर द 9 कंट्रीज हु आर न्यूक्लियर, P5 कंट्रीज। P5 कंट्रीज तो आपको पता रहेगा, इंडिया, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल। सो दीज 9 कंट्रीज दे आर कंटिन्यूसली मॉडर्नाइजिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल। अब ईरान भी, अगेन ईरान हैज नॉट बिकम न्यूक्लियर, बट उनके पास न्यूक्लियर स्टॉक पाइल बहुत ज्यादा है। इसके अलावा आर्म्स कंट्रोल रेजिम्स जो हमारे ऑलरेडी हैं, जैसे कि NPT हो गया, आपका पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी हो गया, CTBT हो गया, आपका स्टार्ट ट्रीटी हो गया, INF ट्रीटी हो गया, ये सारे ट्रीटीज दे हैव बीन मोर और लेस अ फेलियर इन टर्म्स ऑफ डिसआर्मामेंट। अभी तक डिसआर्मामेंट नहीं हुआ है। ये जो ट्रीटीज हैं ये वीक हो रही हैं, दे आर इरोडिंग। इसके अलावा प्रोलिफरेशन एंड यूज ऑफ मिसाइल्स एंड आर्म्ड अनक्रूड एरियल व्हीकल्स, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एक नया ट्रेंड आ चुका है और बहुत सारे देश इनमें अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो भी उनकी मिलिट्री स्पेंडिंग जा रही है उसमें एक मेजर चंक ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स पे जा रहा है और अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम्स के ऊपर जा रहा है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है इन आर वीडियो ड्रोन वॉरफेयर इज हियर टू स्टे करके हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी चर्चा की हुई थी। इसके अलावा हाई AI इंटीग्रेशन रिस्क बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आगे चल के जिस तरह से AI की डेवलपमेंट हो रही है, देयर इज अ पोटेंशियल डेंजर ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग AI इन द न्यूक्लियर कमांड सिस्टम, जिससे कि और भी खतरा बढ़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशंस आर वर्किंग, बट देयर हैव बीन सम इंसिडेंट्स ऑफ यूज of chemical and biological weapons in 2024. Apart from that, cyber और space related threats जो हैं, they are also to be looked into, यानी कि they are ever growing। और आगे चल के हम लोग साइबर डोमेन में भी और स्पेस वेपनाइजेशन, स्पेस मिलिटराइजेशन में भी कंपटीशन देख सकते हैं अलग अलग देशों में। इस तरह का हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं फ्रॉम दी SIPRI 2025 report. That is it in this particular discussion. Thank you for watching. Before signing off, let me tell you, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं तो आई वुड अप्रिशिएट इफ यू चेक आउट दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन करना नहीं करना है आप बाद में देख लेना। अगेन, इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।